खुले समुद्र में रहते हुए कभी कभी अजीब चीजें देखने को मिल जाती हैं। केकड़े पकड़ते समय जहाज के कर्मचारियों को समुद्र में एक मरा हुआ समुद्री हाथी दिखाई दिया। उसका शरीर ज्यादा काम का नहीं होता, लेकिन उसके दांत यानी हाथी दांत काफी कीमती माने जाते हैं। यह देखकर कर्मचारियों ने उसे जहाज पर लाने की कोशिश की। दिक्कत यह थी कि एक वयस्क समुद्री हाथी का वजन 1 टन से भी ज्यादा होता है और मरने के बाद उसका शरीर फूल जाता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ऊपर खींचा जाए। फ्रेडी ने लोहे के हुक से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। घबराहट में वह सीधे समुद्र में कूद गया। यह देखकर कप्तान परेशान हो गया, क्योंकि दिसंबर में बेरिंग सागर का पानी बेहद ठंडा होता है और ज्यादा देर पानी में रहने से शरीर सुन्न हो सकता है। इसके बावजूद फ्रेडी समुद्री हाथी पर चढ़कर दांत निकालने की कोशिश करता रहा। कप्तान को डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, इसलिए उसने बाकी कर्मचारियों को उसे जबरदस्ती बाहर निकालने का आदेश दिया। फ्रेडी को बाहर तो ले आए, लेकिन उसका ध्यान अब भी समुद्र में पड़े हाथी दांत पर था। जब वह केबिन में कपड़े बदलने गया, तब बाकी कर्मचारियों ने रस्सियों की मदद से समुद्री हाथी को पानी से बाहर खींचा। दुर्भाग्य से उसमें सिर्फ एक ही दांत बचा था। इसके बाद कर्मचारी उसे काटने की तैयारी करने लगे, लेकिन अलास्का में कानून है कि केवल अलास्का के मूल निवासी ही समुद्री हाथी और उसके दांत को कानूनी रूप से ले सकते हैं। इससे जानवरों की सुरक्षा होती है और स्थानीय परंपराओं का सम्मान भी बना रहता है। पूरे जहाज में सिर्फ एशियाई मूल का एक व्यक्ति ब्लूनी इस नियम में आता था, इसलिए काटने का काम उसी ने किया और वही उस दांत को कानूनी तौर पर रख सकता था। समुद्री हाथी की मूंछों से सजावटी चीजें भी बनाई जाती हैं। पानी में कूदने जैसी हरकत से कप्तान काफी नाराज था। उसने सभी कर्मचारियों को केबिन में बुलाकर डांटा, क्योंकि ऐसी लापरवाही बहुत खतरनाक हो सकती है। दिसंबर में बेरिंग सागर कितना ठंडा होता है, इसका अंदाजा जहाज की हालत देकर लगाया जा सकता है। पूरा जहाज बर्फ से ढका था और केकड़े पकड़ने वाले पिंजरे भी बर्फ के ढेर बन चुके थे। समुद्र की सतह पर धुंध छाई हुई थी, जिससे साफ था कि तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक गिर चुका है। इतनी ठंड में बर्फ तेजी से जमती है, जिससे जहाज का वजन बढ़ जाता है और तेज लहरों में पलटने का खतरा रहता है। इसलिए पिंजरों को जल्दी समुद्र में डालना जरूरी था, लेकिन ठंड की वजह से काम बहुत धीमी गति से हो रहा था। पूरे दिन में कर्मचारी सिर्फ 100 पिंजरे ही समुद्र में डाल पाए। इसके बाद इंतजार करना था कि केकड़े खुद पिंजरों में आ जाए। अगर समुद्र में हाथी दांत मिलना अजीब लगता है, तो एक दूसरे कप्तान के साथ हुआ मामला और भी अलग था। अचानक ढेर सारी बतखें उड़ते उड़ते जहाज के डेक पर गिरने लगी। कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि खुले समुद्र में इतनी बतखें कहां से आ गई। शोर सुनकर सो रहे लोग भी जाग गए और उन्हें लगा कि कोई बड़ी परेशानी आ गई है। थोड़ी ही देर में पूरा डेक बतखों से भर गया। असल में जहाज की तेज रोशनी उड़ते पक्षियों को अपनी ओर खींच रही थी। अंधेरे में उन्हें उतरने की जगह नहीं मिली, इसलिए वे रोशनी की तरफ आ गए। इस दौरान जहाज की कुछ लाइटें टूट गईं, जिससे काफी नुकसान हुआ। कप्तान परेशान हो गया और उसने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे बतखों को जहाज से हटा दें। इसके बाद कर्मचारी पूरे डेक पर दौड़ दौड़ कर उन्हें भगाने लगे। एक और जहाज पर कप्तान ने पिंजरों को 30 घंटे से ज्यादा पानी में छोड़ा, ताकि ज्यादा केकड़े फंस सके। जब पिंजरे बाहर निकाले गए तो नतीजा ठीक ठाक रहा। छोटे और मादा केकड़ों को छोड़ने के बाद भी लगभग 355 स्नो क्रैब बच गए। यह मात्रा लागत निकालने के लिए काफी थी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, पिंजरों में केकड़ों की संख्या बढ़ती गई और कप्तान की चिंता कम हो गई। इस साल उसके पास 4,50,000 पाउंड स्नो क्रैब पकड़ने की अनुमति थी, जिसमें से वह 80% पूरा कर चुका था। अगर जहाज का होल्ड भर गया तो सीजन खत्म किया जा सकता था। मौजूदा हालात देखकर लग रहा था कि यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। आखिरकार 14वें दिन वे बंदरगाह लौटे। केकड़ों की हालत अच्छी थी और नुकसान बहुत कम हुआ। पूरे जहाज में कुल 2,10,000 पाउंड स्नो क्रैब थे। खरीदार ने $8 प्रति पाउंड का भाव दिया, जिससे हर कर्मचारी को अच्छा हिस्सा मिला। इस तरह उनका साल का मछली पकड़ने का मौसम ठीक तरह से पूरा